हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बताती है। ये थ्योरम हमें बताती है कि वर्क काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। इसकी पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसका डेरिवेशन भी डिस्कस करूंगी और इसके साथ साथ इसके यानी वर्क एनर्जी थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बीच में क्या रिलेशन है, मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पे, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। इसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बिना देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम पर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क और एनर्जी के बीच की जो रिलेशन है ना, वो ये थ्योरम हमें बताती है। ये थ्योरम बताती है कि जो ऑल फोर्सेस के थ्रू यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम मोर देन वन फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो जो टोटल वर्क हमारे फोर्सेस करेंगे ना, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। ऑल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि W इज इक्वल टू डी के। डी के क्या है हमारा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम वर्क बोलते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज वर्क एंड दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली लाइन है, वर्क इज नेट वर्क नॉट बाय अ सिंगल फोर्स, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉल है, इस पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, हर डायरेक्शन। सपोज मोर देन वन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, वो थ्रू द नेट फोर्स होगा, यानी जो हमारा नेट फोर्स निकल के आएगा, टोटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड, उसके उसका वर्क डन होगा, ना कि ये कि जो एक फोर्स ने वर्क किया है उसके बेसिस पर हम काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है इसके अंदर, इसको याद रखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर जो हमारा वर्क है वो वर्क बाय नेट फोर्स है, नॉट बाय अ सिंगल फोर्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी प्रिंसिपल पे किस पे बेस है? ये हमारी न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस है। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू एम ए। इस पर बेस हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के डेरिवेशन को, यानी जो हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू डी के डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले पढ़ाया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे पता था इस टॉपिक में हमारी काइनेटिक एनर्जी यूज होगी, और जब हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ पता नहीं था, फॉर्मूला नहीं पता था, तो मैं आपको इसको पहले कैसे पढ़ा देती। कई बुक्स में इसको पहले भी दिया गया है, लेकिन प्रॉपर है कि हमें पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता हो, उसके बाद हम ये टॉपिक डिस्कस करें। तो चलिए आइए हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं। वर्क क्या होता है हमारा? पहले तो आप मुझे वर्क का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है वर्क? वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी, या फिर एफ एक्स कुछ भी मान सकते हैं हम, एफ डी एक्स भी मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, मतलब ठीक है ना, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कितना होता है हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर। कितना होता है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस इक्वेशन से निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, जो इक्वेशन होती है हमारी प्लस टू ए एक्स, जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, इससे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखा दूंगी, ठीक है, फिर आपकी मर्जी आपको कैसे करना है। पहले मैं इससे करके दिखाती हूँ आपको। तो k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इसे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
टाइम। तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, हो जाएगी dk/dt हाफ m। अब देखो यहाँ m है हमारा कांस्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम की कंडीशन होती है कि जो मास है ना वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ये इसकी लिमिट है। हमारा मास वेरिएबल होगा तो वहाँ हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। मास अगर कांस्टेंट है तो ही हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट का तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, बच्ची वैल्यू d/dt v²। जब हम v² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, dk/dt इज इक्वल टू हाफ m 2v dv/dt। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब dk/dt है हमारे पास ये इज इक्वल टू 2 कट बाय 2 mv m इंटू v इंटू dv/dt। क्या हो सकता है हमारा, क्या होता है dv/dt? dv/dt होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन के। किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन के। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, a। तो dk/dt कितना हो गया हमारा, m इंटू a इंटू v। तो फिर m a इंटू v। m में क्या होता है हमारा, बताइए, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स, यस। तो F इंटू वी, वी वेलोसिटी क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt। ये फॉर्मूला होता है ना हमारा वेलोसिटी का। तो यहाँ से हम dk की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, dk इज इक्वल टू F इंटू dx। और मैं ऑलरेडी बता चुकी ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होता है हमारा, वर्क। तो dk कितना आ गया हमारा यहाँ से, वर्क के इक्वल आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमारी थ्योरम थी, यही तो निकालनी थी ना कि वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बता दिया, मैं अब आपको इससे भी बताती हूँ। मोस्टली बुक्स में यही तरीका यूज किया जाता है, कहीं आपको ये तरीका भी मिल जाएगा, जैसे कि ये HC वर्मा के अंदर आपको ये तरीका मिल जाएगा। बहुत इजी है ये भी, वो आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है ना आप वो अप्लाई कीजिए। पेपर में आपके दोनों तरीके ही सही माने जाएंगे, किसी तरीके को आपको गलत नहीं माना जाएगा। आप दोनों तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से करते हैं सॉल्व और निकालते हैं रिलेशन वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच। जो हमारा वर्क होता है W होता है F इंटू डी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, हाफ mv² वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जो हम इस इक्वेशन के अंदर अपनी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमारी थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax। v क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड x इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है इतना? आप v और u भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको u v फाइनल और इसको लिख लेंगे हम v इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप यू ही लिखा रहने दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये और ये, तो ये क्या हो गया, हाफ vF² इक्वल्स टू हाफ vi² प्लस ax, तो गया ना ax, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय मास यानी m। तो इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, m से। पूरी इक्वेशन को एक साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ mvF² इज इक्वल टू हाफ
एम वी आई स्क्वायर प्लस एम ए एक्स। क्लियर है इतना? अब इसके बाद क्या हुआ, इतना क्लियर है? इतने में तो कोई डाउट आपको है नहीं? ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू, एम में क्या होता है हमारा फोर्स, एफ इंटू एक्स, या एफ इंटू एक्स आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आ गई हमारी फॉर्म, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो गया, के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स कितना होता है हमारा, डब्लू। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन आ गई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ये तो हमें प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ? क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको दोनों फॉर्मूले समझ आ गए, दोनों डेरिवेशन? वैसे मुझे जो मैंने पहले कराया था वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगता है, जो अच्छा लगता है, उससे कीजिएगा। अब बात करते हैं हम, जब हमारी फोर्स वेरिएबल हो तब हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे प्रूफ होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करेंगे अगर हम वेरिएबल फोर्स का यूज कर रहे हैं? पहले तो आप मुझे फॉर्मूला बताइए, वेरिएबल फोर्स के साथ हमारा वर्क कितना होता है? कितना होता है हमारा वर्क वेरिएबल फोर्स के साथ? क्या होता है, जो वर्क होता है ना वेरिएबल फोर्स के साथ, वो होता है एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। डी एक्स लिख लीजिए या आर लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। आर भी डिस्टेंस के लिए होता है, कह दीजिए आपको बुक्स के अंदर आर भी लिखा हुआ मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं मानती हूँ इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो एक्स आई थी और फाइनल पोजीशन एक्स एफ। आपको कुछ याद है, हमने एक डेरिवेशन किया था लास्ट चैप्टर में, एरिया पे बेस था, उसमें हमने इस तरह से ली थी पोजीशन पार्टिकल की। ये हमारी इनिशियल पोजीशन एक्स आई थी और ये हमारी फाइनल पोजीशन एक्स एफ थी। याद आया कुछ? तो यहीं से हमने इसकी इनिशियल पोजीशन एक्स आई ली और फाइनल पोजीशन एक्स एफ ली है। ठीक है, तो W हमारा कितना हुआ यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स एक्स आई एंड एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, F क्या होता है, एम ए इंटू डी एक्स एक्स आई एंड एक्स एफ। एम ए की वैल्यू कितनी होती है हमारी, एम ए होता है, सॉरी एम ए हमारी ए की वैल्यू कितनी होती है हमारी, डी वी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्स आई एक्स एफ एम इंटू डी वी ओवर डी टी इंटू डी एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम क्या लिख सकते हैं डब्लू को, W इज इक्वल टू, एम हमारा कांस्टेंट है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको जब इसका डेरिवेशन किया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मास पर ही अप्लाई होती है। ठीक है, तो m कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई इंटू एक्स एफ। इसको डी वी ओवर डी टी को हम डी वी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख लेंगे, डी वी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। कितना हो गया ये, डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, v। ये v होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, m एक्स आई से लेके एक्स एफ। ठीक है, डी वी तो ऐसे रहेगा, ये हो गया v इंटू डी वी। ठीक है, क्लियर है, ये v आ गया, ये डी वी ऐसे रह गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे v को लिमिट एक्स आई टू एक्स एफ के बीच में, m। जब हम v को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स आई टू एक्स एफ। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है?
चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई, हाफ एम वी एक्स एफ स्क्वायर माइनस वी एक्स आई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से निकल के। कोई डाउट तो नहीं, इतना क्लियर है? चलो इस लाइन को हम आगे लिख लेते हैं। वो कितना आ गया हमारा, हाफ एम, हाफ तो बाहर आ जाएगा, वी एक्स एफ स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एक्स आई स्क्वायर। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये क्या हो गया हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो W किसके इक्वल हो गया हमारा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, माइनस ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि वर्क डन किसके इक्वल हुआ, डेल के, या फिर W इज इक्वल टू डी के। ठीक है, वो हो गया ये। तो वेरिएबल फोर्स के लिए अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम वेरिएबल फोर्स के लिए यूज करें तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरह से प्रूव हो जाती है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स, बाय द नेट फोर्स। इस पॉइंट को याद रखना, वहाँ पे सिर्फ सिंगल पार्टिकल का फोर्स नहीं है, सिंगल फोर्स नहीं है, वो नेट फोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं आता? क्लियर हो गया? जो हम अगर सिंपल निकालें तो कैसे निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन। ठीक है, और अगर हमें वेरिएबल फोर्स के साथ चाहिए तो हमें ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेशन निकालने के लिए, फॉर्मूला ये इसका डेरिवेशन है। क्लियर है? आगे बढ़ू, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W इज इक्वल टू डी के, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें वर्क और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन देती है, गिव्स अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ पर स्पीड, ठीक है, एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, मास को हम बिना टाइम और एक्सीलरेशन के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें स्पीड को कैलकुलेट करना होता है तो हमें फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, dx अपॉन dt, यानी हमारे पास टाइम होना चाहिए। एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, मास निकालने के लिए भी F इक्वल्स टू m में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे मास फाइंड आउट करने के लिए ना हमें टाइम की ज़रूरत है ना ही एक्सीलरेशन की, इसी तरह से हमें स्पीड फाइंड आउट करने के लिए भी टाइम और एक्सीलरेशन की ज़रूरत नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए भी नहीं। तो कैन कैलकुलेट स्पीड, एनर्जी, मास एटसेट्रा विदाउट नोइंग टाइम एंड एक्सीलरेशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से हम एक तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकालते हैं, दूसरा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, एनर्जी या मास उसका डिफाइन करने के लिए हमें टाइम या एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिना इसके भी हम निकाल सकते हैं। ये थ्योरम हमारी हेल्प करती है एनालाइज करने में अ वेरिएबल फोर्स इन सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो हमारा वेरिएबल फोर्स है उसको एनालाइज करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि हमने अभी प्रूफ किया ना कि वेरिएबल फोर्स होने पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी किस तरह से वर्क करती है और कैसे हम फोर्स, वेरिएबल फोर्स में वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम वेरिएबल फोर्स इन सिस्टम में क्या है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। इट इज़ अ स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ। मैंने क्या बताया, इसका जो प्रिंसिपल है वर्क एनर्जी थ्योरम का वो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है ये एक स्केलर थ्योरम है, ये हमारी वेक्टर थ्योरम नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होती है F इज इक्वल टू m में। तो F यहाँ पे वेक्टर होता है,
लेकिन यहाँ W इज इक्वल टू होता है डी के, जहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर होती है और वर्क भी स्केलर होता है। तो ये थ्योरम हमारी न्यूटन के सेकंड लॉ की स्केलर फॉर्म है। कैसे है न्यूटन के सेकंड लॉ की स्केलर फॉर्म, चलिए आइए हम डिफाइन करते हैं। इसके लिए भी हम एक छोटा सा डेरिवेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। प्रूव करेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम इस इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी वेक्टर को स्केलर में चेंज करना हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है हमें, न्यूटन्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू एम में होता है, यानी फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और इसकी एक दूसरी फॉर्म ये भी होती है P इज इक्वल टू एम वी, यानी मोमेंटम मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। ये दो फॉर्म होती है हमारी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। हम ये फॉर्म यूज कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, P को, P इज इक्वल टू एम वी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ टाइम के रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एम का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि एम हमारा कांस्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर मास कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं। डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है हमारा, एक्सीलरेशन के, एम ए। तो डी पी अपॉन डी टी किसके इक्वल हो गया है, इसके। क्लियर है इतना, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। अब वर्क हमारा क्या होता है, वर्क होता है हमारा W इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन होती है, वेरिएबल फॉर्म की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, वर्क भी होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस यूज कर रहे हैं डेल एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ। अगर मैं एफ का फॉर्मूला अप्लाई करूँ न्यूटन सेकंड लॉ से, तो एफ इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, या फिर एम में रख दूंगी। ये हमारी वेक्टर फॉर्म होती है फोर्स की। तो W इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, टी का फॉर्मूला क्या है, एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ से W कितना हो गया, m डी वी, इसको मैं डी एक्स अपॉन डी टी कर लेती हूँ। तो इंटीग्रेशन हमारा साथ साथ चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से m को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, है क्योंकि m हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। m इंटू डी एक्स ओवर डी टी को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ये किसके इक्वल है, v के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू डी वी। इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी क्या है, यहाँ हमने इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं लिखी है, ठीक है। m v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, हाफ m, इसको मैं डेल v स्क्वायर लिख लेती हूँ, या फिर मैं लिमिट मान लेती हूँ, अपर लिमिट मान लेते हैं हम, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चली और पॉइंट बी पर हमारी पहुंच गई, तो हम इसकी लिमिट क्या मान लेंगे, ए टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू बी। तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर वी ए स्क्वायर, ठीक है। तो W कितना हो गया हमारा, हाफ m वी बी स्क्वायर माइनस हाफ m वी ए स्क्वायर, हाफ m वी ए स्क्वायर। क्लियर है इतना, W कितना आ गया हमारा, इक्वल टू W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्योंकि हमने पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए माना और फाइनल बी माना है, तो इसलिए हमारी ये वैल्यूज हो गई, इज इक्वल टू डी के। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो था हमारा P इज इक्वल टू एम वी,
क्या था वो हमारा P इज इक्वल टू mv, ये था। और इसको कैलकुलेट करके हमने क्या निकाल लिया, dw इज इक्वल टू dk। तो यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक वेक्टर को एक स्केलर फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने एक वेक्टर की स्केलर फॉर्म फाइंड आउट कर ली, यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी स्केलर फॉर्म हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, had to predict the direction, speed और energy of moving object। हम वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, इसकी स्पीड या फिर इसकी एनर्जी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यूजफुल व्हेन टाइम ऑफ ट्रैवल इज अननोन। मेन यूज इसका क्या है, जब हमें टाइम ऑफ ट्रैवल पता ही नहीं है, जब हमें टाइम ऑफ ट्रैवल के बारे में नहीं पता है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और अपनी अननोन वैल्यूज जिसको भी हमें फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ यूजेस, मतलब एग्जाम्पल्स कुछ कहाँ कहाँ इसको यूज किया जा सकता है। कार एट कर्व रोड, जब हमारी कोई कार कर्व रोड पे होती है वहां पर उसको अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो वहां पे ना हमारे पास एक्सीलरेशन पता है हमें कार का, और ना ही हमें कार की क्या पता है, टाइम पता है क्या टाइम है। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास कार का वर्क डन फाइंड आउट है तो वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ m डेल v स्क्वायर, यानी चेंज इन स्पीड लगा के फॉर्मूला, और हम मास पता है, हमें वर्क पता है कार का, और वहां से हम उसकी स्पीड को निकाल सकते हैं, या फिर हमें वहाँ मास निकालना है तो मास निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 2 इसका यूज आता है पैराशूट इफेक्ट। पैराशूट के इफेक्ट में क्या है, अगर हमें पैराशूट का साइज पता करना है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देंगे और वहाँ पे हम पैराशूट का वर्क डन एनालाइज करेंगे कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसने पैराशूट पर कितना वर्क किया है, और उसकी हेल्प से हम पैराशूट का साइज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे और कहाँ यूज किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन मिस्टेक्स, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते वक्त हम कुछ मिस्टेक्स भी कर देते हैं कई बार, जिसकी वजह से हमारी थ्योरम गलत अप्लाई हो जाती है और हमारा गलत रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या है वो कॉमन मिस्टेक्स। में हम कभी भी नेगेटिव वर्क को कैलकुलेट नहीं करते हैं, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर। नेक्स्ट आता है यूज थ्योरम व्हेन फोर्स आर वेरिएबल। जब हमारे फोर्स वेरिएबल होते हैं मोस्टली हम तभी इस थ्योरम को यूज करते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स के लिए इस थ्योरम को फाइंड आउट भी किया है। ठीक है, तो फोर्स वेरिएबल है तो हम थ्योरम यूज कर सकते हैं। एक चीज आती है कंफ्यूजिंग नेटवर्क विद वर्क बाय अ सिंगल फोर्स। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज करती है, इसका ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ कि जो यहाँ पे वर्क आएगा ना वो हमें कंफ्यूज करता है। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि ये नेटवर्क है या फिर वर्क बाय ओनली अ सिंगल फोर्स है। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर देन वन फोर्स वर्क कर रहे हैं ना तो हमें वहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ हमें नेटवर्क निकालना है। अगर हमारी किसी प्रॉब्लम के अंदर वर्क बाय सिंगल फोर्स दे दिया ना तो हम वो यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ पे पहले नेटवर्क फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, ये हमारा स्केलर रिलेशन है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ का स्केलर रिलेशन है, तो यानी कि ये हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इक्वल्स टू m में उसकी डायरेक्शन उसका टाइम की कोई डिटेल नहीं दे सकता, ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही दे सकती है, W इज इक्वल्स टू डी के ये थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्लाई ओनली सिस्टम विद कांस्टेंट मास। मैंने आपको बताया पहले ही अपने डेरिवेशन सॉल्व करते वक्त कि यहाँ पे हमारा मास कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मास हमारा कांस्टेंट। तो ये थ्योरम हमारी तभी एप्लीकेबल है जहाँ पर हमारा मास कांस्टेंट है, अगर मास वेरिएबल है तो ये थ्योरम हमारी अप्लाई ही नहीं हो सकती है। ठीक है, डोंट एक्सप्लेन अबाउट वेरिएबल मास, मतलब वेरिएबल मास के बारे में ये थ्योरम हमारी एक्सप्लेन ही नहीं करती है, ना ही ये थ्योरम हमें
पाथ, टेकन पाथ के बारे में बताती है, क्योंकि हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ फाइनल और इनिशियल की तो बात हो रही है, लेकिन पूरी जो बीच में एनर्जी है ना उसकी कहीं कोई बात नहीं होती है, यानी ये टेकन पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो ये था मेरा आज का टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड से बोलती हूँ इसलिए आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं इस पर काम कर रही हूँ और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैं आपके लिए रोज़ फिजिक्स से जुड़ी एक नई जानकारी लेके आती हूँ। तो